हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी एडिक्टेड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिलते रहे। तो मैं आज एक टॉप क्लास मलयालम मूवी की एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो एक सीक्वल है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने टॉप 5 थ्रिलर मूवी की सजेशन की थी और नंबर 1 पर साल 2015 पर रिलीज हुई थ्रिलर मिस्ट्री मूवी दृश्यम को देखने की सजेशन की थी। क्या आप जानते हो दृश्यम साल 2013 पर रिलीज हुई मलयालम मूवी दृश्यम का रीमेक है। सिर्फ मूवी की कास्ट और कैरेक्टर का नेम चेंज हुआ है, बाकी मूवी A to Z सेम है। अब 2013 की मलयालम दृश्यम का पार्ट 2 रिलीज हो चुकी है और मैं आप लोगों के सामने आज दृश्यम 2 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मैं ये जानता हूँ 2015 की दृश्यम को आप लोगों ने काफियों ने देखी हुई है और मलयालम दृश्यम का नाम काफियों ने अभी तक सुना भी नहीं है। तो मैं मलयालम दृश्यम 2 को एक्सप्लेनेशन करने के समय हर कैरेक्टर को 2015 की कौन सी कैरेक्टर है वो बता दूंगा ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मूवी की फर्स्ट सीन में ही हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। जॉर्ज कुत्ती यानी विजय जब आजी के बेटे को पुलिस स्टेशन में दफना कर लौट रहे थे तभी एक आदमी उसे देख लेता है। असल में वो एक क्रिमिनल था। उसने अपने साले को छोटी सी बात पर बहस होने पर उसे जान से मार डाला था। जब पुलिस उसको पीछा कर रहे थे वो भागते भागते पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गया और जॉर्ज कुत्ती को बाहर से लौटते हुए देख लेता है। उसके बाद जब पुलिस की आने की आहट सुनी वो भागते हुए अपने बीबी के पास पहुंच जाता है और उसी वक्त पुलिस उसे पकड़ लेता है। उसके बाद कहानी 6 साल बाद दिखाया जाता है। जॉर्ज कुत्ती अब काफी बदल गया था। उसने एक थिएटर भी खरीद ली थी, साथ ही एक फिल्म बनाने में लगा हुआ था। जॉर्ज कुत्ती के पत्नी जॉर्ज कुत्ती के ऊपर काफी नाराज थे क्योंकि जॉर्ज कुत्ती इस फिल्म पर काफी पैसा खर्च कर चुके थे, जबकि 3 साल से अभी तक स्टोरी ही कंप्लीट हुई नहीं थी। अब जॉर्ज कुत्ती के पड़ोस में एक नए पड़ोसी भी आ गए थे, साबू और सरिता। साबू हमेशा नशा करके सरिता को पीटता था। सरिता के इस हालत को देखकर जॉर्ज कुत्ती और रानी को खूब तरस आता था। रानी तो सरिता को अपने बहन मान लिया था और जॉर्ज कुत्ती हमेशा सरिता को साबू की हरकत के लिए पुलिस कंप्लेन करने की सलाह देते रहते थे। जॉर्ज कुत्ती ने अपने दुकान, थिएटर सभी में सीसी कैमरा लगवाए थे ताकि वो हर जगह नजर रख सके। जॉर्ज कुत्ती जब अपने थिएटर में बिजी थे तभी आइजी के हस्बैंड को अचानक हमें देखने को मिलता है और वो थोड़ा झिझक कर ये बोलते हैं कि उसके बेटे के आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, उसके आत्मा भटक रहे हैं। अगर जॉर्ज कुत्ती उसको बता दे कि डेड बॉडी किधर है तो किसी को बिना बताए उसके बॉडी का अंतिम संस्कार करके उसके आत्मा को शांति दिला देंगे। पर जॉर्ज कुत्ती कुछ न बताकर उसे यहाँ से जाने को कहकर दोबारा मत मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जॉर्ज कुत्ती अपने फिल्म की स्टोरी के सिलसिले में अपने राइटर विनय चंद्र से मिलने जाते हैं और विनय चंद्र के घर पहुंचकर विनय चंद्र को क्लाइमैक्स अभी भी कुछ खास नहीं है बोलकर दूसरे क्लाइमैक्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं। यानी जॉर्ज कुत्ती को अपनी फिल्म की परफेक्ट एंडिंग अभी भी मिली नहीं थी। विनय चंद्र से मिलकर वो एक नया दोस्त मेडिकल कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर शराब पीने शुरू कर देते हैं। जॉर्ज कुत्ती को अब शराब का लत लग चुकी थी और जॉर्ज कुत्ती की तरह वो सिक्योरिटी गार्ड भी एक ड्रंकार था और उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें यह पता चलता है कि जॉर्ज कुत्ती उसे अपने फिल्म में हीरो के तौर पे लेने वाले थे। वो जॉर्ज कुत्ती को कहता है स्टोरी राइटर अगर तंग आकर दूसरे के साथ फिल्म स्टार्ट कर दे तो तभी जॉर्ज कुत्ती कहता है उस फिल्म की स्टोरी से पहले एक नॉवेल बना चुके हैं, अगर वो स्टोरी राइटर किसी और के साथ इस स्टोरी से फिल्म बनाने शुरू करते हैं तो कॉपीराइट केस हो जाएगा। इधर अनु अब बड़ी हो चुकी थी। वो सेंट जोसेफ नामक एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ रही थी, पर एक लड़का यानी उसके एक दोस्त अनु के बड़ी बहन अंजू को इंस्पिरेशन के हिसाब से लेकर उसके एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला था।
वो अनु को अंजू के बारे में कुछ कुछ बातें पूछते हैं, जैसे कि उसकी नाइटमेयर में क्या आती है। अनु थोड़ा थोड़ा जवाब देती है पर सब कुछ नहीं बताती। इधर अंजू उस हादसे से अभी भी बाहर निकल नहीं पा रही थी। हमेशा उसे डरावनी सपने आती है। रानी सरिता को अंजू के शादी के बारे में बताती है। कहते हैं अगर अंजू जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से चली जाए तो सब कुछ ठीक हो सकती है। और ये कहकर रानी सरिता को अच्छे रिश्ते लाने को कहती है, पर सरिता कहती है आईजी के बेटे के केस के कारण सरिता ने जिससे भी अंजू के रिश्ते के बारे में बात की थी वो लोग ने अंजू को रिजेक्ट कर दिया था। तभी रानी अपने आपा को बैठते हैं और सभी सच्चाई निकलने ही वाली थी। रानी को एहसास हो जाती है अब कहानी पूरी तरीके से मोड़ लेती है। फर्स्ट सीन में जिस आदमी ने जॉर्ज कुत्ती को देखा था वो अब जेल से रिहा हो चुका था, पर इतने साल होने के कारण वो ये सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि वो हमेशा इसी टेंशन में था कि वो अब अपने पत्नी और बच्चे को कैसे वापस पाए, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने भाई के मरने के कारण उसने उससे सभी संबंध तोड़ दिया था। सुबह सुबह जॉर्ज कुत्ती के घर सडनली पुलिस आ जाता है। जॉर्ज कुत्ती अंजू के डर भगाने के लिए उसे पुलिस के सामने जाकर क्यों पुलिस आई है पूछने भेजती है। अंजू वापस आकर बोलती है वो लोग जॉर्ज कुत्ती और रानी को मिलने आए हैं। जॉर्ज कुत्ती और रानी जब पुलिस के पास जाती है तो सरिता और सबू के बारे में पूछते हैं। एक्चुअली जॉर्ज कुत्ती ने जब सरिता को सबू के खिलाफ बार बार कंप्लेन करने बोल रहे थे, सरिता ने जाकर कंप्लेन कर दिया था और पुलिस अब इसीलिए जॉर्ज कुत्ती के घर आया था ताकि वो लोग कंफर्म हो सके ये सही है या गलत। जॉर्ज कुत्ती सरिता के सपोर्ट में आकर ये सही है बिना झिझक कर बोलते हैं और पुलिस तुरंत ही सबू को वार्निंग देकर पुलिस स्टेशन में आकर सीआई सर को मिलने बोलते हैं। नेक्स्ट डे जब सरिता और सबू सीआई सर को पुलिस स्टेशन में मिलने को जाते हैं तब खुलता है एक अहम पत्ता। दरअसल सरिता और सबू एक क्राइम ब्रांच के पुलिस थे। उन लोगों ने पिछले 2 साल से जॉर्ज कुत्ती के पड़ोसी बनकर जॉर्ज कुत्ती के परिवार के ऊपर नजर रख रहे थे और इस मिशन का मेन इन्वेस्टिगेटर था आईजी थॉमस जोसेफ। उसने अपने भतीजी यानी अनु के साथ जो लड़का था उसको भी मिशन पे लगा दिया था। वो शॉर्ट फिल्म के बहाने अंजू के बारे में डिटेल्स कलेक्ट कर रहा था। अब वो लोगों को ये पता चल चुका था कि जॉर्ज कुत्ती और उसकी फैमिली ने एक्स आईजी के बेटे को मारा था, पर बॉडी कहाँ छुपाई है उसे अभी भी पता नहीं चला था, क्योंकि जॉर्ज कुत्ती ने इस बारे में कभी भी घर पे डिस्कस नहीं किया था और बिना डेड बॉडी के वो लोग जॉर्ज कुत्ती के फैमिली को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। वो लोग गेस करने शुरू कर देते हैं कि बॉडी कहाँ छुपाया जा सकता है और वो लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन लोगों के आसपास जो सर्च है वहाँ पर भी बॉडी हो सकता है, पर हमें ऑलरेडी पता है कि बॉडी कहाँ है। और अगर आप लोगों ने दृश्यम 1 अभी भी नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उसके बाद होल टीम ये प्लान बनाती है कि सरिता जाकर ये न्यूज़ रानी को दे देगी कि सर्च पर खुदाई होगी, ताकि रानी हर बारात में जॉर्ज कुत्ती को पूछे कि बॉडी कहाँ छुपाई है और जॉर्ज कुत्ती प्रेशर में आकर रानी को बता दे कि बॉडी सर्च में भी अगर नहीं होगी तो असल में होगी कहाँ। सरिता और साबू साउंड ट्रैकिंग के द्वारा सुनने को लग जाते हैं और हमें ये लगता है कि रानी की प्रेशर की वजह से जॉर्ज कुत्ती सारी सच्चाई बता देगा, पर जॉर्ज कुत्ती कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ ये बोलता है मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अब शुरू होता है इंटरवल के बाद। जिसने जॉर्ज कुत्ती को देखा था यानी जॉस, वो जॉर्ज कुत्ती के केस के बारे में सुन लेता है और जब ये सुनता है जिसने जॉर्ज कुत्ती को बॉडी दफनाने के रात को देखा है उसे 25 लाख रुपीस देंगे। ये सुनते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर टॉप रैंक ऑफिसर को मिलने की जिद करता है और जब आईजी उसके पास आता है वो पहले पैसे की डिमांड करके पैसे मिलने के बाद बताऊंगा ये बोलता है। आईजी इस बात को मानकर उसे पैसे दे देता है और वो जब सब कुछ बताता है कि बॉडी पुलिस स्टेशन में दफनाया गया है वो लोग शॉक हो जाते हैं। पुलिस बिना देरी किए पुलिस स्टेशन को खोदना शुरू कर देते हैं और क्योंकि जॉर्ज कुत्ती ने बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफनाया था उन लोगों को आराम से बॉडी मिल जाते हैं और बॉडी को तुरंत ही फॉरेंसिक लैब भेज देता है। जॉर्ज कुत्ती को इधर यह पता लग जाता है और वो तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर अपने थिएटर पहुंच जाता है।
एक्चुअली सीसी कैमरा जॉर्ज कुत्ती ने इसी ने लगवाए थे कि ताकि 24 आवर्स वो पुलिस स्टेशन को नजर रख सके और वो ये अपने आंखों से देख लेता है। अब उन सारों को पुलिस गिरफ्तार कर चुके थे, बाकी थे उन लोगों का जुर्म कबूल करना, पर वो लोग अब भी जुर्म कबूल नहीं कर रहे थे। पुलिस अंजू को इतना डराते हैं कि उसे दोहरा पड़ता है और ये देखकर जॉर्ज कुत्ती ने जैसे प्रॉमिस किया था कि वो सारे जुर्म अपने सर पे लेगा, वो पुलिस को सारे बात बताने को तैयार हो जाता है। वो पुलिस को ये बताते हैं कि वो जब घर आया था उसने आईजी की बेटे को चोर समझकर रॉड से मार डाला था और उसके कपड़े खोलकर उसे पुलिस स्टेशन में दफना दिया था और अब कपड़े और रॉड उसके घर पर है। जब आईजी ने पूछा कपड़ा और रॉड को उसने डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, उसने बोला ताकि वो पकड़ा जाए तो सबूत के तौर पे, ताकि उसकी फैमिली निर्दोष हो सके। हमें तो अब यही लगता है जॉर्ज कुत्ती अब कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अदालत में मुकदमा चालू होता है। इधर आईजी इस बात पे खुश होता है, फाइनली उन लोगों को सक्सेस मिल जाएगी। और तभी जॉर्ज कुत्ती के फिल्म के स्टोरी राइटर विनय चंद्र वहां पहुंच जाता है और अब शुरू होता है वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स। कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि जो जो पत्ता खुलेगा आप लोगों को धक्का लगने वाला है। विनय चंद्र बताते हैं तकरीबन 3 साल पहले जॉर्ज कुत्ती विनय चंद्र के घर आता है फिल्म बनाने के सिलसिले में। जब विनय चंद्र नाम पूछता है वो सिर्फ जॉर्ज बोलता है और वो एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर विनय चंद्र उस कहानी को लिखने को तैयार हो जाता है। वो कहानी थी इस तरह की, 2 कॉलेज स्टूडेंट जिसका आपस में नहीं बनता था, वो दोनों पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था। एक छोटी सी बिजनेसमैन कृष्णमूर्ति का बेटा था, एक तो एमएलए का बेटा था। और एक दिन एक झगड़ा में एक ने दूसरे जो एमएलए का बेटा था उसे अपने घर बुलाया था, अगर हिम्मत था तो। वो भी जोश में उसके घर चला गया। जब वो उस लड़के के घर पहुंचा, उस एमएलए के बेटे को अनजाने में उस लड़के ने मार डाला। उसके पिता कृष्णमूर्ति जब उसे आकर देखे, वो अपने पत्नी और बेटे को ससुराल भेज देता है और बॉडी को दफनाने को सोचता है। सडनली उसके दिमाग में आता है कि एमएलए ने एक पार्टी ऑफिस बनाई थी जिसका प्लॉट बनाने में बाकी था। वो जाकर वहां उसे दफना देता है। उसके बाद वो हमेशा टेंशन में था कि बॉडी मिलेगा तो क्या होगा, इसीलिए उसने वो रॉड और लड़के के कपड़े और अपना फुटप्रिंट रखकर एक महफूज जगह पर रख दिया ताकि पुलिस अगर बॉडी ढूंढ लेता है तो वो पकड़ा जाए और उसके फैमिली बच जाए। बाद में पुलिस बॉडी ढूंढ लेता है और कृष्णमूर्ति को जेल हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज कुत्ती के रियल लाइफ इंसिडेंट और फिल्म की स्टोरी पूरी सिमिलर थी, यानी वो अपने बायोपिक को फिल्म में उतारने चाहते थे। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो लोग दिमाग लगा रहे थे। तभी विनय चंद्र बोलता है कि उस स्टोरी से एक नॉवेल भी है ताकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं हो। तभी चलती है दिमाग की बत्ती। आईजी पूछता है जॉर्ज कुत्ती पैसा सेक देता है या कैश। तभी विनय चंद्र बोलता है कैश। नॉवेल में जॉर्ज कुत्ती का नाम मेंशन है। विनय चंद्र बोलता है नहीं। और इधर जॉर्ज कुत्ती के लॉयर अदालत के सामने वो नॉवेल दिखाता है और कहता है पुलिस ने जो जो स्टेटमेंट लिखी इस नॉवेल से लिखी है। यानी लॉयर के अनुसार इस केस में पुलिस की धज्जियां उड़ चुकी थी। वो लोग जॉर्ज कुत्ती से बदला लेने चाहते थे और उन लोगों ने ये प्लानिंग बनाया है कि पहले आईजी के बेटे की डेड बॉडी को किसी और जगह मिली होगी और उसके बाद नॉवेल के अनुसार जिस तरह कृष्णमूर्ति ने डेड बॉडी को एमएलए पार्टी ऑफिस में फ्लोर का काम चल रहा देखकर डेड बॉडी को छुपाया था, वैसे ही पुलिस ने पुलिस स्टेशन का फ्लोर का काम चल रहा देखकर वहां दफना दिया और एक जूता गवाह खरीद लिया। और उसके बाद नॉवेल में कृष्णमूर्ति ने डेड बॉडी मिलने के बाद जो जो स्टेटमेंट दिया था वो जॉर्ज कुत्ती पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद डेड बॉडी का फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है। तब हमें यह पता चलता है कि डेड बॉडी आईजी की बेटे के है ही नहीं और सभी शौक में चला जाता है। अब सभी को समझ आ चुका है कि जॉर्ज कुत्ती ने खेल खेल दिया है, पर कैसे डेड बॉडी चेंज हो गई जबकि आईजी के बेटे का लाश तो पुलिस स्टेशन में दफनाया गया था। इधर विनय चंद्र बोलता है कुछ दिन पहले वो फिर से उसके घर आया था क्योंकि क्लाइमेक्स उसे अभी भी पसंद नहीं है। वो कहता है हीरो अगर जुर्म कबूल कर लेता है तो उसके फैमिली का क्या होगा। उसने उसके बाद और एक क्लाइमेक्स सुनाने में लग जाता है
और वो क्लाइमेक्स था इस तरह की जो जॉर्ज कुत्ती ने उसके बाद किया था। वो उस दिन से पुलिस पे नज़र रखना शुरू कर देते हैं। पहले वो हर जगह सीसी कैमरा रख देते हैं ताकि उसे हर सब कुछ मालूम हो सके। उसके बाद वो एक ऐसा डेड बॉडी ढूंढता है जो तकरीबन 22-23 साल का लड़का हो, जिसका सर पे चोट लगने के कारण डेड हो चुका हो। वो उसे कंकाल में कन्वर्ट होने का वेट करता है और इधर जाकर मेडिकल कॉलेज की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी से दोस्ती करता है। वो समझ चुका था उसे दोस्ती कैसे बनानी है और हर दिन शराब इसीलिए पीता था। और जब डेड बॉडी पुलिस के हाथ लगे तो वो जाकर मेडिकल कॉलेज में बॉडी अदला बदली कर सके। उसके बाद प्लानिंग को अंजाम देने के समय वो थिएटर में छुपाई हुई बॉडी का कंकाल लेकर मेडिकल कॉलेज की फॉरेंसिक लैब के सिक्योरिटी से मिलकर रात के समय जब सिक्योरिटी नींद में था वो जाकर कंकाल एक्सचेंज कर देता है और उस कंकाल को जला देता है। ये सब सुनकर आईजी प्रभाकर सब लोग आउट ऑफ माइंड हो चुके थे और वो लोग जल्द से जल्द अदालत पहुंचते हैं और जाकर ही देखते हैं जॉर्ज कुत्ती अब आज़ाद हो चुका है। तभी विनय चंद्र बोलता है क्लाइमेक्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसका एंडिंग अभी बाकी है। उसके बाद जॉर्ज कुत्ती ने उस कंकाल को आग लगाकर उसके अर्थी एक पंडित के पास देकर आईजी गीता के एड्रेस लिख देता है और गीता और प्रभाकर आकर सारे विधि कर ये सोचता है कि अब वरुण के आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उसके बाद आईजी थॉमस जोसेफ आकर कहते हैं हम उसे कभी भी हरा नहीं सकेंगे क्योंकि उसका जिंदगी का मकसद है अपने परिवार का रक्षा करना। और इधर जॉर्ज कुत्ती दूर से ये सब देख रहे थे। उसके बाद मूवी खत्म। देखिए, अगर आप लोगों को एंडिंग में कुछ कन्फ्यूजन रह गए हैं तो मैं एंडिंग का एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली फिल्म की स्टार्टिंग से हमें जो नॉर्मल लग रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था। सबके सब जॉर्ज कुत्ती के प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। जैसे कि जॉर्ज कुत्ती एक फिल्म बनाना चाहता था पर 3 साल से फिल्म की स्टोरी ही कंप्लीट नहीं हुई थी और ऑलरेडी 15 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था। क्योंकि जॉर्ज कुत्ती फिल्म बनाने चाहता ही नहीं था, वो सिर्फ इसीलिए विनय चंद्र के पास गया था स्टोरी के बहाने वो विनय चंद्र को यूज़ कर सके। जैसे कि वो पहले विनय चंद्र के नाम पर नॉवल छपाकर वो नॉवल अपने निर्दोष होने पर यूज़ कर सके। उसने अपना नाम सिर्फ जॉर्ज बोला था क्योंकि विनय चंद्र पहचान ना ले वो आईजी के केस में फंसा जॉर्ज कुत्ती है। और साथ ही पेमेंट कैश किया था क्योंकि वो कोई सबूत छोड़ना चाहता नहीं था कि विनय चंद्र के साथ कोई उनका लिंक हो। उसके बाद आते हैं फॉरेंसिक सिक्योरिटी गार्ड पर। जैसे कि फिल्म बनाने की खबर झूठी है, ये भी झूठ बोला था कि जॉर्ज कुत्ती ने रमेश को अपने फिल्म पर हीरो लेंगे। वो बस इम्प्रेस करना चाहता था रमेश को ताकि वो ब्लाइंडली जॉर्ज कुत्ती को बिलीव कर सके, जॉर्ज कुत्ती आराम से डेड बॉडी को अदला बदली कर सके। एट लास्ट जॉर्ज कुत्ती क्या क्या करने वाला है वो विनय चंद्र को फिल्म के क्लाइमेक्स के तौर पर क्यों बोला था। देखिए, उसको ये पता नहीं था कि बॉडी कंकाल होने में कितना टाइम लगता है। साथ ही जब एक डेड बॉडी पुलिस को मिल जाए तो आगे का फॉर्मेलिटी क्या होता है। उसने क्लाइमेक्स के तौर पर बोलकर विनय चंद्र को इस पर रिसर्च करने को बोला था ताकि वो परफेक्टली प्लानिंग को अंजाम दे सके। और ये सब जाकर आईजी और प्रभाकर को बताए कि प्रभाकर के रिक्वेस्ट को रखकर वरुण के आत्मा को शांति दिला सके। तो गाइस, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मास्टरपीस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाते रहूँगा। सो गाइस, गुड बाय, स्टे सेफ।